बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एआई मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप को कोर्स में हम अपना स्टार्ट करेंगे वीक 2 का लेक्चर डाटा प्री प्रोसेसिंग का। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम स्टार्ट से देखेंगे कि हमारे पास जो भी डाटा सेट होता है उसके अंदर हम कौन कौन से डाटा सेट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को फॉलो अप कर सकते हैं, जिसमें हमने किस तरह मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, किस तरह कैटेगोरिकल इनकोडिंग करनी है, हम किस तरह नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज की तरफ जाएंगे। और हम इसमें देखेंगे कि अगर हमने खुद डाटा सेट प्रिपेयर करना है तो उसकी क्या इनपुट्स और आउटपुट हो सकती हैं। अब जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारा सबसे मेन फोकस पहला क्या होता है, डाटा सेट। अब वो डाटा सेट जो है हम अपनी फील्ड का भी चूज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरी मेडिकल की फील्ड होगी तो मैं मेडिकल का डाटा सेट ही सिलेक्ट करूंगी, लेकिन अगर मेरी आईसीटी या मेरे पास कंप्यूटर साइंस या साइबर या आईटी डिपार्टमेंट का हूँ तो मैं मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी होकर चल सकता हूँ, बिकॉज मेरी जो अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो मेरे पास मैं किसी भी डाटा सेट के ऊपर AIML लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क और ये टारगेट ही यही था कि आप लोगों ने कैगल से एक डाटा सेट लेना है। ठीक है, अब kaggle.com के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे नंबर ऑफ फ्री जो है डाटा सेट अवेलेबल है। लाइक दैट यहाँ पे 1000 ऑफ डाटा सेट पड़े हुए हैं। एट द एंड जब हम जो है हैंड ऑन एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैगल के ऊपर हम किस तरह अपने डाटा सेट को रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। आपको अपने एरिया का आपने जस्ट बताना है कि जैसे मैंने कैंसर डायग्नोसिस पे जो है मेरा काम है, या साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, ट्रैफिक अटैक को देखना है, डीडोस अटैक को देखना है मैंने, तो मैं वहां पे सर्च करूंगा तो वहां पे मुझे डाटा सेट अवेलेबल होगा। ठीक है, वो डाटा सेट जिप फाइल में मिलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी CSV फाइल या एक्सेल फाइल मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क यही है AIML में कि जब हम मशीन लर्निंग पे आते हैं, जब हमने अपने मॉडल को ट्रेन करवाना होता है प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर, देन उसके ऊपर न्यू प्रिडिक्शंस करनी हो, तो हमें हमेशा एक डाटा सेट रिक्वायर होता है, जिसके लिए कैगल को हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स में कैगल के डाटा सेट के ऊपर ही जो है ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। अब इसके साथ अगर आप लोगों को कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो डाटा सेट मिल जाता है, लाइक हमारे पास IMI हो गया या किसी भी इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम किया हुआ है, उन्होंने कोई सर्वे बेस्ड काम किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग वो डाटा सेट ले सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, आप उस डाटा सेट को जो है वहां पे साइट करोगे। लाइक हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि मतलब एयर क्वालिटी पे काम करती है, इस्लामाबाद का उनका डाटा सेट अवेलेबल है। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आप क्या करोगे, आप उसको साइट करोगे कि मैं अपने AIML के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज होगी कि जब हमने डाटा सेट जो है किसी वेबसाइट से लेना है, लेकिन अगर आपने डाटा सेट किसी भी वेबसाइट से नहीं लेना, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट लाइक आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो लैब में, या आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, या आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, या सिविल के स्टूडेंट हो, और आप किसी भी केमिकल पे काम कर रहे हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सपेरिमेंट की एक एक्सेल फाइल क्रिएट करना शुरू कर देनी है। उसके अंदर आपने इनपुट्स, इनफैक्ट मेडिकल के स्टूडेंट भी अपना डाटा सेट खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा ये चीज कहनी कि जो रिसर्च होती है वो हमेशा ऑथेंटिक होती है। ठीक है, उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम फेक डाटा जनरेट कर दें। आप लोगों ने हमेशा जो है ना इस चीज में ऑथेंटिक रहना है, बिकॉज जो रिसर्च होती है वो बेसिकली जो न्यू रिसर्चर्स, लाइक मैं एक रिसर्च करती हूँ, नेक्स्ट कोई रिसर्चर आता है तो वो मेरी रिसर्च को यूज करेगा, मुझे साइट करेगा कि मैंने देखा कि ये जो मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखा है इसमें ये चीज हो रही है, नेक्स्ट मैं इसकी लिमिटेशंस को खत्म करके न्यू इन्वेंशन ये दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग अपना डाटा सेट बनाओगे तो उसमें सेम आप देखोगे, जैसे मैं केमिकल की बात करूं कि दो केमिकल्स को मैं जो है केमिकल्स कंपोजिशन कर रही हूँ, तो एक केमिकल की प्रॉपर्टी और होगी, दूसरे केमिकल की प्रॉपर्टी और होगी, और उसके बाद मैं देखूंगी कि मैंने उसको कितने ग्राम जो है वो ऐड किया है, उसकी शेप क्या थी, उसका साइज क्या था, या उसका कलर क्या था। देन मैं उसके ऊपर देखूंगी कि उसकी आउटपुट के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड बन रही है या आयनिक बन रही है। ठीक है, तो ये है केमिकल या केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो वो अपना डाटा सेट खुद भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर होगी कि अगर कैगल या UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी से डाटा सेट लेना है तो हमारे पास किस तरह है, और अगर हमने अपना डाटा सेट बनाना है तो किस तरह बनाना है। ठीक है, अब हमने डाटा सेट ले लिया, लाइक आपने जो है वो डाटा सेट अगर कैगल से या UCI मशीन लर्निंग से रेपोजिटरी से लिया, ओके है। अब आपने अपने डाटा सेट को देखना है, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या है। अब आपने देखना है कि जो डाटा सेट है अगर उसकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है, लाइक ये जो हमने आइरिस डाटा सेट लिया हुआ है उसके अंदर उसने फ्लावर स्पीशीज के बारे में बताया हुआ है कि उसकी जो है पेटल लेंथ या उसकी जो है विड्थ इतनी थी, और उसके आउटपुट पे बताया कि अगर ये सारी उसमें फीचर्स हैं तो वो वहां पे स्पीशीज क्या होगा।
ठीक है। तो उसने उस स्पीशीज को वहां पे बता दिया कि हमारे पास वो स्पीशी क्या है, लाइक उसने स्पीशीज को आउटपुट रख दिया। ये भी हम जाके ना जब हम हैंड ऑन एक्सरसाइज पे जाएंगे इसको दोबारा से क्लियरली वहां पे करेंगे। तो डेटा सेट कलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि मेरी इनपुट्स क्या है या आउटपुट्स क्या है। अगर मेरे पास इनपुट और आउटपुट अवेलेबल है, इट्स मीन आपका सुपरवाइज डेटा सेट है, आपने उसके ऊपर जो है अपनी मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आपके पास उस डेटा सेट की सिर्फ इनपुट है, आपके पास आउटपुट कोई नहीं है, कोई लेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपना एक क्राइटेरिया सेट करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जिस तरह ओवरऑल पंजाब है, आजकल कितनी ज्यादा बारिशें हो रही हैं, बारिशें ना भी हो तो हमारे पास फ्लड कितना आया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप सेटेलाइट डाटा, आप लोगों ने रिमोट सेंसिंग का नाम सुना होगा, तो अगर हमारे पास सेटेलाइट डाटा अवेलेबल है जो कि मुख्तलिफ बैंड से जो है वो डाटा कैप्चर करता है और वो बताता है कि अगर इस ईयर में मतलब कि पाकिस्तान के अंदर कितना फ्लड आया। फ्लड में हम सियालकोट, पंजाब, फैसलाबाद, लाहौर, कराची हर चीज को देख सकते हैं थ्रू सेटेलाइट डाटा। हम उस सेटेलाइट डाटा को लें, उनको जो है कन्वर्ट कर दें CSV फाइल में, तो वो क्या करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो है ओवरऑल पंजाब, ओवरऑल पाकिस्तान का आ जाएगा कि हमारे पास फ्लड कितनी जो है, कितने मिलीमीटर उसकी क्या थी, मतलब कि वैल्यू क्या आ रही थी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अब आपके पास डाटा सेट आ गया, लाइक आपने अनसुपरवाइज डाटा सेट वही है, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने आउटपुट नहीं दी कि अगर हमारे पास फ्लड की जो है इतनी मतलब इतनी रफ्तार से फ्लड आएगा तो उसकी जो है वैल्यू वो मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है या मॉडरेट है या बहुत ज्यादा लो है। तो यहाँ पे अनसुपरवाइज डाटा सेट के अंदर आपकी कंडीशन लगेगी इफ, एलिफ या एल्स की कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ आपको रेनफॉल प्रिडिक्शन की। यहाँ पे बेसिकली हम रेनफॉल प्रिडिक्शन पे काम कर रहे हैं एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर। तो हमने डेटा सेट लिया, सेटेलाइट डेटा सेट हमने लिया, उसको गूगल अर्थ इंजन के अंदर प्री प्रोसेस किया, उसकी CSV फाइल क्रिएट की। अब हमारे पास ओवरऑल पंजाब के अंदर जो 34 डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके अंदर पिछले जो है 4 ईयर्स जितनी मिलीमीटर से रेनफॉल आई ना, अब हमारे पास वो थी, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं थी, बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमेशा हमारे पास इनपुट और आउटपुट का होना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ जो है डेटा सेट के ऊपर ट्रेन होता है, कुछ डेटा सेट के ऊपर टेस्ट होता है। तो वहां पे वो क्योंकि हमारे पास अनसुपरवाइज रिसर्च थी, तो हमने वहां पे क्राइटेरिया सेट किया कि अगर रेनफॉल जो है हमारे पास 0 मिलीमीटर की है, ठीक है, इट्स मीन कि वहां पे हमारे पास कंडीशन लगी कि कोई रेन नहीं है। लेकिन अगर रेनफॉल जो है हमारे पास जो है वो 10 तक चली जाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे लाइट रेन है। और अगर रेनफॉल ग्रेटर देन 30 चली जाती है या इससे हैवी हो जाती है तो हम कहते हैं वो मॉडरेट रेन है या हैवी रेन है। तो जो बेस्ड ऑन योर डाटा सेट आप वहां पे क्राइटेरिया सेट करोगे। अगर आपने एक्सपेरिमेंटली वो चीजें परफॉर्म की हैं, देन भी कोई ना कोई फार्मूला इस तरह का होगा जो आप उसको मैनुअली दे रहे हो या जो है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जाके आप वो चीजें कर रहे होगे। तो आपने क्या करना है कि आपने डेटा सेट देखना है कि सुपरवाइज्ड है तो ओके है, अनसुपरवाइज्ड है तो वहां पे कंडीशन लगेगी, वहां पे आपका एक क्राइटेरिया लगेगा। जैसे ओबेसिटी रेट डिटेक्शन है, तो ओबेसिटी का हम देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स की बेस के ऊपर देखते हैं कि ओबीज 1 है, ओबीज 2 है, अंडरवेट है या ओवरवेट है। तो वहां पे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। वाटर के ऊपर भी एक क्राइटेरिया है हमारे पास, रेनफॉल का WMO ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। तो आपने अपनी फील्ड के अंदर देखना है कि अगर आपको इस तरह का डाटा सेट जो है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर का देख लें या कोलेस्ट्रॉल लेवल का देख लें या डायबिटीज का देख लें, तो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट किया होगा। सेम अगर हम इंजीनियरिंग में चले जाएं, पावर माइक्रोग्रिड्स की बात कर लें या हम थ्रेड्स की बात कर लें, तो इसके ऊपर एक क्राइटेरिया सेट होता है। तो आप लोगों ने देखना है वो कौन सा इंटरनेशनल क्राइटेरिया है जिसको मैं साइट भी कर सकता हूँ, मैं यूज भी कर सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हमारे पास स्टेप 1 क्या है कि हमने अपने डाटा सेट को रीड करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है इंपोर्ट पांडास एसपीडी की लाइब्रेरी थी, जो कि हमारे पास, अच्छा बेसिकली लाइब्रेरीज ये होती हैं कि हमने अपने जो भी डाटा सेट लिखा है, ठीक है, उसको जो है रीड करवाने के लिए या उसको जो है चलाने के लिए, रन करवाने के लिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देती कि df इज इक्वल टू pd.read.csv और आगे जो है
एम ऑडिबल टू यू ऑफ, एम ऑडिबल? ओके। अब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हमारे पास जो भी डाटा सेट होगा उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हम उस डाटा सेट को रीड करवाएंगे। तो किसी भी डाटा सेट को रीड करवाने के लिए हमें कोई ना कोई लाइब्रेरी की जरूरत होती है। तो इसमें हम यूज करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी की लाइब्रेरी, जो कि यूज होती है किसी भी डाटा सेट जो सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल में हो उसको रीड करवाने के लिए। अगर हम विदाउट द लाइब्रेरीज अपना डाटा सेट को जो है रीड करवाएंगे तो वहां पे वो एरर दे देगा कि आपके पास ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको जो है इस सेल को रन नहीं करूंगा। तो आप लोगों ने देखना है कि इसमें आपने इंपोर्ट पांडास एज पीडी डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी और जो है सीएसवी फाइल पाथ, और उसके बाद हमने देखा कि डीएफ डॉट हेड को लिखा तो हमें नंबर ऑफ रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, उसके अंदर क्या डाटा है वो शो हुआ। डीएफ डॉट इन्फो की तो हमने देखा कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसके अंदर कॉलम्स जो है वो फ्लोट में है, इंट में है या हमारे पास सब्जेक्ट में है, ठीक है। और उसके बाद हमने डीएफ डॉट डिस्क्राइब किया तो हमने उसका मेन, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद उसका मोड देख लिया। तो हम ये भी स्टेप आज फॉलो करेंगे इसको दोबारा से एक दफा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, पहले डाटा सेट लिया, डाटा सेट के बाद गूगल कोलैब के अंदर गए, वहां पे अपने सीएसवी फाइल को अपलोड किया और उसकी जो है ये सिंपल सी देखी कि हमारी सीएसवी फाइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उसकी जो है बिफोर मशीन लर्निंग एआई उसकी क्या स्टैटिकल अप्रोच है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, डाटा प्री प्रोसेसिंग। बेसिकली डाटा प्री प्रोसेसिंग यूज ही क्यों होती है? अगर आप लोग चैट जीपीटी पे जाओ और आप लोग जो है उससे एक असाइनमेंट लिखवा लो तो वो असाइनमेंट आपके पास बहुत लंबी चौड़ी हो और आपके सुपरवाइजर ने आपको कहा हो कि मुझे सिर्फ 200 से 300 वर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप एक तरह का उसको प्री प्रोसेस करोगे, लाइक उसके अंदर जो हेडिंग्स होंगी या सब हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स के अंदर डाटा होगा तो वो आप खत्म करोगे, सिर्फ कुछ इस तरह की चीजें रखोगे जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है। तो सेम डाटा प्री प्रोसेसिंग भी इस तरह का एक स्टेप है ताकि हमारा डाटा सेट इतना, लाइक आप असाइनमेंट अगर आपकी अच्छी हुई तो आपको उसकी बेस पे मार्किंग मिलेगी ना, उसकी बेस पे आपका अच्छा ग्रेड आएगा। तो सेम जो है हमारे पास मशीन लर्निंग एआई में डाटा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप इस तरह का है कि जो अगर हम लोग उसको सोल्व करेंगे देन हमारे पास जो एआई मशीन लर्निंग है उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और हमारा मॉडल बेटर ट्रेन करेगा। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर भी सब स्टेप्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कि हमने मिसिंग वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है, कि हमारे पास डाटा सेट की मिसिंग वैल्यूज क्या हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि प्रिंट और जो है राउंड ब्रैकेट्स डीएफ डॉट इज नल और स्मॉल ब्रैकेट्स डॉट सम, ठीक है। आप लोग ये जो है छोटा सा एक फार्मूला है इसको याद भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप चैट जीपीटी पे लिखोगे ना आई हैव टू चेक मिसिंग वैल्यूज ऑफ माय डाटा सेट फॉर इन डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप प्लीज राइट ए कोड, तो वो आपको यही जो है मिसिंग वैल्यूज का कोड दे देगा। और ये बहुत ईजी है, इसमें प्रिंट है, राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डीएफ है कि जो हमारा डाटा फ्रेम है या जो सीएसवी है, डॉट इज नल कि अगर उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू है, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स है, डॉट सम तो उनका जो है चेक कर दें कि मिसिंग वैल्यूज को प्रिंट कर दें। और ठीक है, अगर आपको पता लग गया कि आपके डाटा सेट के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं देन आपने क्या कर रहे हैं, आपने उस मिसिंग वैल्यू को क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। अदरवाइज जब आप चेक मिसिंग वैल्यूज कर लोगे, अगर आपके पास जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स है उनके अंदर 0 0 आ गया, इट्स मीन कि आपके डाटा सेट के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू आ गई तो आप वहां पे क्या करोगे कि हैंडल मिसिंग वैल्यूज करोगे। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे जो है स्पीशीज कॉलम है, लाइक वो एक आउटपुट कॉलम है, अगर उसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो वो मुझे शो हो रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी कि मैं लिखूंगी कि डाटा फ्रेम डीएफ क्या है, हमारे पास डाटा फ्रेम है, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब एज क्या है मेरे पास कि मेरे पास उसके दरमियान में एज एक कॉलम है, ठीक है। एज के नीचे वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 23 है और किसी रोज के अंदर मतलब खाली कॉलम आ गया है, ठीक है, खाली रोज आती गई है, इट्स मीन कि मेरे पास वहां पे मिसिंग वैल्यूज हैं। तो मैं उसको क्या करूंगी कि डीएफ और डीएफ में डाटा फ्रेम, आगे मैं जो है ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बताऊंगी कि एज और डॉट। अब मैं उसको क्या करना है, मुझे जो नल वैल्यूज है ना उसको फिल करना है, फिल एन ए, और उसके बाद जो है आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर डीएफ दोबारा एज दूंगी, डॉट मीन और इन प्लेस ट्रू।
अब यहाँ पे जो है आपने बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप को ज्यादा फॉलो अप करना है, क्योंकि बहुत से डाटा सेट इस तरह के होते हैं उनके अंदर मिसिंग वैल्यूज नहीं होती, लेकिन इन केस अगर मिसिंग वैल्यूज भी आ गई तो आप इन स्लाइड्स को भी देख सकते हो, अदरवाइज खुद भी जो देख सकते हो कि आप लोगों ने एक सिंपल सा कोड लिखना है जिसके थ्रू आपकी जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगी वो फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आती है ना, लाइक डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर, वो थ्रो सॉल्व होती हैं मीन और मीडियन के। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि मीन, मीडियन और मोड में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज मीन, मीडियन और मोड? किसी स्टूडेंट को नहीं आता मीन, मीडियन और मोड? ठीक है, दैट्स ग्रेट बिस्मा और जो है आयशा। ठीक है, जी अहमद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मीन इज एवरेज, ठीक है, और मीडियन? सिंपल सी बात है, जिस तरह आप लोगों ने बताया, दैट्स ग्रेट हानिया, अफशा, अहमद और बिस्मा और आयशा। देखो हमारे पास मीन जो होता है ना वो एवरेज होता है, मीडियन जो होता है कोई भी मिडिल वैल्यू होती है, और मोड जो फ्रीक्वेंट वैल्यू यूज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको मोड कहते हैं। तो अगर हम डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो है मिसिंग वैल्यूज को चेक करेंगे तो वो जो अप्रोच होगी उसके अंदर हम मीन और मीडियन फॉलो अप होगा, ठीक है। अब देखेंगे जहाँ पे उसने हैंडल मिसिंग वैल्यूज को किया हुआ है उसके अंदर उसने फिल एन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डीएफ एज डॉट मीन लिखा हुआ है, मतलब उसका मीन और मीडियन अप्रोच से यूज करना है, उसके अंदर मोड में नहीं जाना, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कैटेगोरिकल कॉलम्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास डाटा को कैटेगोरिकल कॉलम इस तरह के होते हैं जहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है। अब मुझे बताएं कि मैंने आपको बताया था कि अगर हानिया नाम हो तो वो हमारे पास क्या है, वो एक टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है? कोई भी इस बात का जो है जल्दी जल्दी रिप्लाई करें कि हानिया जो नेम है वो स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट नहीं है क्या? हानिया स्ट्रिंग है क्या, ये टेक्स्ट नहीं है इसके साथ? दैट्स ग्रेट कि हमारे पास जो है हानिया नाम जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग वही होता है जो कोई भी एक टेक्स्ट होता है, बिकॉज हमारे पास जो है मशीन लर्निंग मॉडल है वो हमारे पास इंटीजर और जो है हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो लाइक 0 1 2 3 उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है ट्रेनिंग करके हमें गुड रिजल्ट्स देता है, लेकिन जब वो किसी भी स्ट्रिंग वाला डाटा उसको हम फीड करवाते हैं तब उसकी जो है डायमेंशनलिटी भी रिड्यूस हो जाती है और वो हमें गुड रिजल्ट्स नहीं देता। अब आपको जो आइरिस डाटा सेट दिया हुआ है इसकी आउटपुट पे स्पीशीज आ रहा है, बेसिकली वो भी हमारे पास क्या है, वो स्ट्रिंग डाटा सेट है, क्योंकि उसके अंदर कॉलम के अंदर जितने भी नाम्स हैं वो 0 1 2 की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज वो है हमारे पास उन्होंने स्पीशीज के नेम दिए हुए हैं। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल है वो वेरिएबल और इंटीजर्स को ज्यादा फीड करवाता है, जैसे ही स्ट्रिंग आता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हम लोगों को इंटीजर या वेरिएबल की फॉर्म में, ताकि हमारा मॉडल बेटर जो है वो फॉलो अप कर सके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं कि अब पता लग गया कि कैटेगोरिकल डाटा कब होता है, जब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग डाटा हो और अगर हमने AIML इंप्लीमेंट करना हो तो हम उस स्ट्रिंग डाटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किसी भी वेरिएबल में या किसी भी इंटीजर की फॉर्म में। अब यहाँ पे एग्जांपल है, एक जेंडर है, मतलब मेरे पास जो है मैं लिखूं कि नेम इकरा अख्तर और उसके बाद एज ये है और ये सिंपल सा डाटा सेट है, उसके ऊपर जेंडर लिखूं इज इक्वल टू फीमेल, इस तरह मैं जो है हुसनैन नाम लिख लूं, आगे उसकी एज बताऊं और उसका जेंडर के कॉलम के नीचे लिख दूं मेल है, ठीक है। लेकिन जब मैं मशीन लर्निंग मॉडल को वो ट्रेन करवाऊंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मैंने जेंडर जो उसकी आउटपुट है वो किसमें है, कैटेगोरिकल कॉलम में है, जबकि मुझे वो वेरिएबल में चाहिए किसी भी इंटीजर फॉर्म में। तो मैं फीमेल को कंसीडर करूंगी एज अ 0 और मेल को कंसीडर करूंगी एज अ 1, ठीक है। इस तरह रेनफॉल फोरकास्टिंग में जहां पे नो रेन थी वहां पे 0 था, जहां पे मीडियम रेन थी वहां पे 1 था, बिकॉज हमने उसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। ML मॉडल नीड नंबर नॉट टेक्स्ट, सो वी इनकोड देम। अब दो, अगर अब आप लोगों ने जब आपको डाटा सेट प्रोवाइड होगा आप उसकी इनपुट देखोगे आउटपुट देखोगे, देन जब आप df.info करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे डाटा बेस के अंदर जो है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स मीन कितनी स्ट्रिंग है या कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं या कितने वेरिएबल्स हैं। सो आप डिफाइन कर सकते हो कि मैंने
जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स कौन से फॉलो अप करने हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग देखेंगे। हमारे पास जब कैटेगोरिकल कोई डाटा आ जाए तो उसको जो है डील करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के मेथड हैं, एक है लेबल इनकोडिंग, एक है हॉट इनकोडिंग, ठीक है। आप बेसिकली जो है यूज करिएगा लेबल इनकोडिंग को ही मोस्टली, क्योंकि लेबल इनकोडिंग से ये होता है कि जो जिस तरह हमारे पास आउटपुट में अगर है कि कोई भी स्पीशीज के नाम आ रहे हैं तो हम लेबल इनकोडिंग को यूज करके अपने उन जो स्पीशीज डाटा है उसको वेरिएबल की फॉर्म में जो है नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट को। जैसे इसने कैटेगरीज को किया, मेल को 0 में कर दिया, फीमेल को 1 में कर दिया। तो जब हमने कैटेगोरिकल डाटा लगाना है तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन करनी है, तो वहां पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है फ्रॉम sklearn.preprocessing import label encoder। अब देखिए कि हमारे पास जो sklearn है ये इस तरह की लाइब्रेरी है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं। फ्रॉम sklearn से हमारे पास कोई भी जो मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या ग्रेडियंट बूस्टिंग आएगा, हम इसी लाइब्रेरी से उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट अब हमने प्री प्रोसेसिंग करनी है और इंपोर्ट के हमने इंपोर्ट किया लेबल इनकोडर को, ठीक है। तो आपने ये लाइब्रेरी याद कर लेनी है, ये बहुत इजी लाइब्रेरी है और जब भी आप कैटेगोरिकल डाटा को हैंडल करोगे तो आप ये लाइब्रेरी मस्ट लगाओगे। फिर आपने आगे बता दिया कि लीड डॉट लेबल इनकोडर जो है स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि जेंडर है मेल और फीमेल, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि डीएफ डाटा फ्रेम के अंदर जो है आगे जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स है और अंदर मैं लिख दूं स्पीशीज इज इक्वल टू ली ऊपर क्या डिफाइन है, लेबल इनकोडर स्मॉल ब्रैकेट्स। तो ये यहाँ पे इसको जो है वो रिकॉल करेगा ली इज इक्वल टू को, ली डॉट फिट, और इसको ट्रांसफॉर्म मैंने किसको करना है, डीएफ जेंडर को, ठीक है। डाटा फ्रेम के अंदर जो जेंडर है मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, स्पीशीज आएगा। तो मेरे पास क्या होगा, जो कैटेगोरिकल डाटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा सेट लिया, डाटा सेट को हमने जो है रीड करवाया, उसकी अपनी लाइब्रेरीज थी, अपने स्टेप्स थे। फिर हम डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आए। डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर पहले हमने नल वैल्यूज को चेक किया, अगर नल वैल्यूज हैं तो हमने उसको क्या किया कि उसको हमने फिल किया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, कैटेगोरिकल डाटा को देखा। कैटेगोरिकल डाटा में देखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अगर उनके अंदर कोई हमारे पास टेक्स्ट डाटा या स्ट्रिंग आ रही है तो हमने उसकी कन्वर्जन की, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी थी और उसके 1 से 2 स्टेप्स थे जिसको हमने फॉलो अप किया। अब जो भी आपके क्वेश्चन है ये एट द एंड जो है वो आपके रिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग सुन लो, बस लेक्चर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। उसके बाद है हमारे पास जो है नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो है ना हमने देखा कि किस तरह हमने नल वैल्यूज के साथ जो है किस तरह कंसीडर करना है, अगर नल वैल्यूज आ रहे हैं उसको किस तरह फिल करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैटेगोरिकल वैल्यूज को किस तरह हैंडल करना है। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिकली अगर हम नॉर्मलाइज करें, हम अगर अपने सिंपल वर्ड्स में कहें नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज नॉर्मल हो, लाइक स्केल हो बिटवीन 0 एंड 1 के। लाइक अगर हम मशीन लर्निंग में या किसी भी सब्जेक्ट में देखें तो नॉर्मलाइजेशन क्या है कि कोई भी वैल्यू आए बिटवीन एंड 0 1 के दरमियान में वो स्केल हो। और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि स्केल वैल्यूज टू हैव मीन इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। अब मीन तो पता लग गया कि जो है एवरेज है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? जी मैम, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जो हमारी मीन से वैल्यू डेविएट करती है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। मतलब हम एक मीन निकालते हैं, उसके बाद फिर उससे हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू अपने हमारे मीन से कितना दूर है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे। दैट्स ग्रेट हानिया कि हम स्प्रेड आउट देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं अपना कि अब हमारे पास देखना है। देखो आपने नल वैल्यूज चेक की, नल वैल्यूज के बाद हम लोगों ने देखा कैटेगोरिकल वैल्यू को। अब हम उसके ऊपर नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली हम जो नॉर्मलाइजेशन है और स्टैंडर्डाइजेशन है वो किसी भी जो है वो स्ट्रिंग डाटा पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। हमेशा नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो अप्लाई होती है कोई भी वेरिएबल के पे डाटा पे, कोई भी इंटीजर डाटा है या फ्लोटिंग डाटा है, ठीक है। आपने इसको कभी भी स्ट्रिंग पे अप्लाई हो नहीं सकता। तो इसके लिए भी हमारे पास लाइब्रेरी है फ्रॉम sklearn की लाइब्रेरी डॉट प्री प्रोसेसिंग सेम प्रीवियस, और इंपोर्ट क्या किया, नॉर्मलाइजेशन के लिए हमारे पास क्या है, मीन मैक्स स्केलर। मीन मैक्स मीन 0 और मैक्स 1 और स्केलर मीन, इसको स्केल कर दिया। तो मीन मैक्स स्केलर फॉर नॉर्मलाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या है, स्टैंडर्ड स्केलर। तो इसके लिए हम ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। अब हम इसके जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है हम किस तरह कोड लिखेंगे। तो कोड बिल्कुल इजी है कि हम लिखेंगे स्केलर,
ठीक है। स्केलर को पहले हम डिफाइन कर देंगे कि हमने जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है मिन मैक्स स्केलर और स्मॉल ब्रैकेट्स, तो हमने इसको क्या डिफाइन कर दिया, स्केलर को कर दिया। अब मैं लिखूंगी कि df इज इक्वल टू एज। अब हमारे पास जो भी डाटा सेट होगा, लाइक डाटा सेट के डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे हम जो है अपने आरएस डाटा सेट के ऊपर जाएंगे तो उसके नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स जो हैं हमारे पास फ्लोटिंग में है, तो अगर हमने उसको नॉर्मलाइजेशन में करना है तो हम लिखेंगे कि df और जो है आगे जो है हमारे पास जो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने जो जितने भी कॉलम्स हैं उनको ऐड करेंगे। आगे इज इक्वल टू स्केलर क्या है कि स्केलर को हमने डिफाइन किया हुआ है मीन मैक्स स्केलर। लाइक यहाँ पे स्केलर इज इक्वल टू इस पूरी वैल्यू को रिकॉल कर रहा है मीन मैक्स स्केलर लाइब्रेरी को। अब स्केलर डॉट फिट और इसको हमने ट्रांसफॉर्म किस में कर देना है कि डीएफ और जो है एज, हमने बेसिकली उसको नॉर्मलाइज करना है, तो हमारे पास ये जो एज है या ये कॉलम्स क्या होंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सेम नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो प्रीवियस स्टेप की तरह इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, और सेम हमने जो है इसके जिस तरह लेबल इनकोडिंग की है सेम इस तरह के ये स्टेप है, सिर्फ इसमें एक दो जो है साइंटेक्स का फर्क होगा, अदरवाइज ये सेम है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन भी सेम ऊपर की तरह है, लाइक वहाँ पे स्केलर है, यहाँ पे स्केलर एसटीडी है, आगे अंदर वही लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड स्केलर की, और नीचे मैंने बता दिया कि डीएफ। और अगर मैं यहाँ पे एज को लिखूं कि एज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्केलर डॉट एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट फिट, और ट्रांसफॉर्म किसको कर दिया, डीएफ डॉट एज को कर दिया। सेम हमारे पास जो स्पीशीज के कॉलम होंगे वहां पे आइरिस डाटा सेट के ऊपर, तो हम उसको भी नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। अब जो है अब आपको होप सो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, बाकी हम इसके हैंड ऑन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे हम उसको देखेंगे। अब फिर दोबारा से मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ कि आपके जो भी स्टेप्स थे यहाँ पे हमने किया, डाटा सेट किस तरह ढूंढना है, अगर डाटा सेट खुद प्रिपेयर करना है तो किस तरह करना है। अब आप लोगों ने डाटा सेट प्रिपेयर कर लिया तो सुपरवाइज देखा है या अनसुपरवाइज देखा है, अगर अनसुपरवाइज देखा है तो आपने इफ एल्स की कंडीशन लगानी है। अब आपका वो हो गया, अब आप लोगों ने जाना है डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ। डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ आए तो आप लोगों ने सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज चेक करनी है। मिसिंग वैल्यूज चेक कर दी तो आपने देखना है कि कहीं पे मेरे पास कोई कॉलम जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में तो नहीं है, स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर स्ट्रिंग है तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कैटेगोरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कैटेगोरिकल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो है वेरिएबल या इंटीजर की फॉर्म में करने के लिए, नंबर्स की फॉर्म में करने के लिए दो टाइप्स हैं, एक लेबल इनकोडिंग की और हमारे पास जो है हॉट इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग। अच्छा, ये स्टेप आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये ना एक दफा मैंने रिसर्च की थी स्टार्ट में ना, तो मेरे बहुत इशू आ रहा था, मेरे पास जो डाटा सेट था वो बहुत ज्यादा, जो रिजल्ट्स थे बहुत ज्यादा 50 से लेस ही आ रहे थे, 50 से ऊपर नहीं आ रहे थे। देन मेरे पास क्या मिस स्टेप हो गया था, कैटेगोरिकल डाटा। देन जो है मुझे एक सीनियर ने बताया कि आपका जो है ये चीज मिसिंग है। देन मैंने इसको रिकवर किया तो मेरे डाटा सेट की एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। तो आपने जो है इन सारी चीजों को है स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो अप करना है। अब नेक्स्ट जो है कैटेगोरिकल डाटा के बाद नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज किसको करना है, इनकी कौन सी हमारे पास लाइब्रेरीज है हमने वो देखी, और इसका जो है हम लोगों ने वो देखा, फार्मूला देखा। अब जो है हम लोग चलते हैं हैंड ऑन एक्सरसाइज की तरफ। अब आप लोगों को ये जो स्लाइड्स मिली हैं, अब जिनका तो बैकग्राउंड है ठीक है AIML से, वो तो इजीली कर लेंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो वो सेम इसी जो है कोड को देखते हुए अपनी जो है वो असाइनमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं। तो अगर हम देखेंगे कि जो स्पीशीज कॉलम है ऑलरेडी वो जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर यूनिक वैल्यूज क्या हैं। उसके ऊपर हमने लेबल इनकोडर लगाया, लेबल इनकोडर का सेम फार्मूला और लाइब्रेरी वैसी है जैसी हम जो है प्रीवियस में पढ़ के आए हैं। उसके बाद यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग भी हम यूज कर सकते हैं। एक चीज ये है कि आपने जब लेबल इनकोडिंग यूज करनी है या वन हॉट इनकोडिंग यूज करनी है तो दोनों को सेम यूज नहीं करेंगे, आप एट अ टाइम सिर्फ एक को यूज करोगे। उसके बाद जो है हमारे पास आएगा कि हमने न्यूमेरिकल कॉलम है तो उसके ऊपर जो है नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह अप्लाई करनी है। ये सेम स्टेप्स भी उसी तरह है जैसे हमने पिछले कोड में पढ़े हुए हैं। आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो एक दफा जो है इनबॉक्स कर दें प्लीज। Ma'am, I have a question related to my data set. जी जी बिस्मा पूछे। मैम बेसिकली आपने ये जो कैटेगोरिकल कन्वर्जन का बोला है, इसमें मेरा जो डाटा सेट है इसमें मेरे पास एक लोड टाइप का एक कॉलम है जिसमें ना बेसिकली इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल वगैरह हैं, बाकी सब नंबर्स हैं,
बट ये वाला जो कॉलम है इसमें स्ट्रिंग्स यूज हो रहे हैं, तो इनको मुझे कन्वर्ट करना होगा। जी बिल्कुल बिस्मा, आपको इसमें ना आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बिस्मा, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अच्छा बिस्मा, जो आपके पास जो है लोड कॉलम है जिसमें कमर्शलाइजेशन है या इंडस्ट्रियल है या वट एवर स्ट्रिंग आ रही है, तो आप उसको कैटेगोरिकल को जो है वो कन्वर्ट करोगे नंबर्स की फॉर्म में। तो इससे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपने जब जैसे ही अपना डाटा सेट दिया, डाटा सेट को जो है सुपरवाइज अनसुपरवाइज आपका हो गया, उसके बाद आप एक प्लॉट कर लोगे। ठीक है, प्लॉट के लिखोगे कि मतलब प्लॉट के जहाँ पे एक्स लेबल आएगा वहां पे आपके पास क्या आएगा, वहां पे आपके पास इनपुट्स आएंगी और जो है वाई एक्सिस पे आउटपुट आ जाएंगे। मतलब आप एक कोरिलेशन मैट्रिसेस पहले ही बना दीजिएगा। हम कोरिलेशन मैट्रिसेस को भी देखेंगे कि रिसर्च आर्टिकल जब लिखते हैं उसमें कोरिलेशन मैट्रिसेस भी आता है। ठीक है, उसके साथ आप ये बताएंगे कि मेरे डाटा सेट के अंदर कितनी रोज हैं जो कि कमर्शलाइजेशन का डाटा सेट है, कितना इंडस्ट्रियल है या कितना कम्युनिटी का। ठीक है, तो जब आप पहले इस चीज को डिफाइन कर दोगे ना कि मेरे पास कमर्शलाइजेशन का डाटा सेट के अंदर इतनी नंबर ऑफ रोज हैं या इतना डाटा इंडस्ट्री का है या इतना डाटा कम्युनिटी का है, तो एक दफा वो आपकी विजुअलाइजेशन वहां पे हो जाएगी। देन जब आप उसको जो है लेबल इनकोडर लगाओगे तो देन आप एक और वहां पे प्लॉट करोगे जिसमें 0 1 2 की फॉर्म में वो आपका जो है कैटेगोरिकल कॉलम जो नंबर्स की फॉर्म में जब डिवाइड होंगे। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वहां पे दोबारा एक प्लॉट कर सकते हो और नीचे जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर लेजेंड ऐड कर सकते हो कि अगर 0 है तो ये कमर्शियल है, अगर 1 है तो ये इंडस्ट्रियल है और अगर 2 है तो ये कम्युनिटी है। ठीक है, तो बिस्मा यहाँ तक समझ आइए आपको? यस मैम। ठीक है, ताकि ये जो चीजें हैं ना वो सबके लिए इजी हो जाएं, क्योंकि अगर हम कोई चीज करेंगे ना हमें उस चीज का पता होगा कि हमने इस चीज को कर दिया, लेकिन अगर कोई और जो है इस चीज को डाटा सेट को देखे तो उसको समझ आए कि स्टूडेंट ने एक्चुअल में किया क्या हुआ है। यस मैम। मैम क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डाटा सेट को देखेंगे तो इस तरह तो पता नहीं लगेगा ना, अगर इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे कि ये किस चीज़ को कन्वर्ट किया आपने, तो आप सही कह रही हैं कि ये ठीक पहले है, वाला और स्टेप बिस्मा मैट्रिसेस वाला। ठीक है, उसके मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, आप लोगों की जो है क्यूरीज अभी देखते हैं। हसन का क्वेश्चन है कि मैम नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन एक बार बता दें। बेसिकली हसन, जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है बहुत से पेपर्स में हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन अगर हमने अपनी रिसर्च को डाटा सेट को थोड़ा इंक्रीज करना हो या हमें लग रहा हो कि हमारा जो रिसर्च के अंदर जो कॉलम्स हैं उनके अंदर जो है हमारे पास फ्लोटिंग डाटा आ रहा है लाइक 0.00 इस तरह आ रहा है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। लाइक अगर कहीं पे नेगेटिव आ जाए तो वहां पे हम नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को यूज करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन मीन स्केल बिटवीन 0 एंड 1 और स्टैंडर्डाइज मीन कि हमने जो है टूवर्ड मीन और जो है ना रहना है स्टैंडर्डाइजेशन में, बिटवीन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में। लेकिन अगर हम लोगों ने इसका कोड करना है तो इसके लिए लाइब्रेरी है। और एक मिनट हसन, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके हसन, अभी हम जो है हैंड ऑन एक्सरसाइज पे जाके ना आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अभी हो जाएंगे। अभी देखो कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर सबसे पहले हमने फाइल अपलोड कर लेते हैं अपनी यहाँ पर। अब सिंपल हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, अपने डाटा सेट को जो है वो रीड करवाया। df.head हमारे पास जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हमने देखा कि हमारे डाटा सेट के अंदर जो है
क्या इनपुट्स हैं। अब देखो कि हमारे डेटा सेट की जो इनपुट्स थी वो क्या था, आईडी था, सेपल लेंथ था, सेपल विड्थ था, पेटल लेंथ था और पेटल विड्थ था। उसकी बेस पे उसने स्पीशीज दी थी। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें पता चल गया कि आईडी जो है वो इन फॉर्म ऑफ इंटीजर है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ वो क्या है, फ्लोट। अभी हम यहाँ पे डेटा टाइप्स अगर हमने पढ़ी हुई हैं या हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये सारी क्या है, ये हमारे पास फ्लोट में है। और अब हम स्पीशीज को देखते हैं तो हमारे पास स्पीशीज किसकी फॉर्म में है, हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो अगर इन केस हमें डेटा टाइप्स आती हैं तो यहीं पे हमें पता चल गया कि हमारे पास डेटा सेट की क्या टाइप है। अगर हम डेटा सेट आप खुद बनाते हो या कैगल से लेते हो और वहां पे आपके पास ये सारी वैल्यूज हों, लाइक आपके पास इनपुट हो लेकिन आउटपुट पे ना पता हो, तो आप क्या करोगे, आप एक स्पेशल क्राइटेरिया यूज करोगे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी ने रिसर्च में फॉलो अप किया होगा। अगर आपको क्राइटेरिया नहीं मिलता तो आप प्रीवियस रिसर्च से देखोगे कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर हम उसकी आउटपुट को सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अगर देखो यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि डीएफ डॉट हेड के अंदर जो है रोज कितनी थी और इस चीज को देख लिया। अब डीएफ डॉट इन्फो हमें बताता है कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसकी डेटा टाइप क्या है और उसके अंदर कितने नॉन नल काउंट्स हैं। देखो आईडी जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, सेपल लेंथ जैसे मैंने कहा, फ्लोट, सेपल विड्थ, और आप लोगों ने देखा पेटल लेंथ, पेटल विड्थ वो हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग में है। लेकिन जो हमारे पास स्पीशीज है वो ऑब्जेक्ट है, इट्स मीन ऑब्जेक्ट मीन क्या है, स्ट्रिंग है। तो डीएफ डॉट इन्फो से आपको ये रिकमेंडेशंस मिल जाती है कि हमारे डेटा सेट की क्या टाइप है, ठीक है। अब डीएफ डॉट डिस्क्राइब करके मैं इस पे देख लूंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, मीडियम क्या आ रहा है, मीन क्या आ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है। तो इसके भी मैं यहाँ पे जो है रिकमेंडेटेड जो है वो प्लॉट्स देख सकती हूँ और मैं इसको भी रिसर्च में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो इसके ऊपर से ही हम स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने मीन को भी डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी बता दिया और मीडियन को भी और मैक्सिमम को भी, ठीक है। अब हम आज का जो स्टेप था वो था डेटा प्री प्रोसेसिंग का, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों ने अपना जो फार्मूला देखा कि प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स डीएफ डॉट इज नल डॉट सम लगा के हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर कोई नल वैल्यूज हैं या नहीं। बेसिकली मैं आपको ये गूगल कोलैब लिंक भी शेयर कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने खुद जो है एक दफा एक्सरसाइज ये करनी है। ये बहुत ईजी है और आप लोगों को कोड भी ऑलरेडी इसका प्रोवाइड किया होगा इन केस अगर आपको इसकी समझ ना आए, ठीक है। अदरवाइज आपने स्टेप बाय स्टेप इसको याद ही करना है ताकि इन फ्यूचर भी ना कहीं पे डिफिकल्टी ना आए। तो अब मैंने देखा कि इसके अंदर कोई भी मेरे पास नल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हो कि डेटा प्री प्रोसेस फाइल। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। इसमें भी मैं टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ कि ये जो है नल वैल्यूज हैं, तो मेरे पास 0 नल वैल्यूज हैं। इट्स मीन कि मुझे इसको फिलअप करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि प्रिंट डीएफ डॉट स्पीशीज डॉट यूनिक, लाइक अब मुझे पता है कि हमारे पास जो स्पीशीज कॉलम है ना वो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर उस कॉलम के अंदर हमारे पास स्पीशीज कॉलम के अंदर कौन सा इस तरह का टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है जो कि हमारे पास बार बार फॉलो अप हो रहा है। उसमें आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर और आईसी वर्जिनिका, ठीक है। ये हमारे पास क्यों यूज हो रहे हैं, ये उसने बताया कि अगर हमारे पास पेटल लेंथ या हमारे पास सेपल लेंथ इतनी है तो वहां पे हमारे पास स्पीशीज ये काउंट हो रहे हैं, ठीक है। उसने आउटपुट दिया है। तो अब हमारे पास ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, इसको हमने किसमें करना है, इसको हमने कैटेगोरिकल से किसी भी नंबर की फॉर्म में लेके आना है। तो उस नंबर की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट की फॉर्म sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर की, ठीक है। उसके बाद सेम स्टेप जिस तरह मैंने कहा कि आप लोगों ने एलई को रिकॉल करवाना है, उसके अंदर क्या आएगा, लेबल इनकोडर, ठीक है। आपने ये चीज कर ली। आगे डीएफ, अब मेरे पास इसमें एक ही कॉलम स्पीशीज का था ना जो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा था, मैंने यहाँ पे उसी जो है कोड के अंदर या डीएफ राउंड ब्रैकेट्स और स्केयर ब्रैकेट्स के अंदर स्पीशीज लिखा इज इक्वल टू ली, इस फंक्शन को रिकॉल किया, लेबल इनकोडर को डॉट फिट और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया डीएफ स्पीशीज में, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या होगा, ये मेरे पास रन हो गया। अब मैं देखूंगी दोबारा से मैं प्रिंट करवाती हूँ अपने डाटा फ्रेम के अंदर स्पीशीज को कि अब उसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो अब देखो कि उसने जो है मेरे पास, अब मेरे पास जो है स्पीशीज में जो है हमने ऊपर देखा था कि फर्स्ट स्पीशीज का नाम क्या था हमारे पास, आयरिस सेटोसा, इसको उसने 0 काउंट किया, आयरिस वर्सिकलर इसको 2 और 1 और आयरिस वर्जिनिका इसको 2। जिस तरह बिस्मा आपने बात की सेम इस तरह जो है कैटेगोरिकल में आके आपके पास 0 1 2 आ जाएगा,
ठीक है। अगर हमने वन हॉट इनकोडिंग यूज करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि डीएफ इनकोडिंग पीडी मतलब कि लाइब्रेरी जिससे वो रीड होगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी की पीडी डॉट गेट डमीज और आगे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। अगर डीएफ और कॉलम हमारे पास कौन सा स्पीशीज है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो हम उसको प्रिंट करवा लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें लेबल इनकोडर को ही मोस्टली यूज कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है कि अब हम लोगों को पता है कि df.info किया तो हमारे पास जो डाटा सेट के अंदर जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स आ रहे थे। तो अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स का को नॉर्मलाइज करना है बिटवीन 0 एंड 1 उसकी वैल्यू रखनी है, या हमने उसको स्टैंडर्डाइज करना है कि उसकी जो है वैल्यू मीन इज इक्वल टू 0 और 1 के दरमियान में आए, तो तब हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से कॉलम्स हैं जिनको हम न्यूमेरिक जो है फ्लोटिंग में है उनको हम न्यूमेरिकल कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी लाइब्रेरी जो है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट जो है मिन मैक्स स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे और देन जो है हम लोग इसको रन करेंगे। अब इसके अंदर भी स्केलर डॉट नॉर्म है, मीन मैक्स स्केलर है और डीएफ न्यूमेरिकल कॉलम। मीन यहाँ पे ये इन सारे कॉलम्स बिकॉज हमारे पास सेपल लेंथ सेपल विथ है, पेटल लेंथ पेटल विथ है, ये हमारे पास सब जो है यहाँ पे जो है टुपल की फॉर्म में उसने कर दिए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम को रिकॉल करवाया डीएफ के डाटा फ्रेम के अंदर न्यूमेरिकल कॉलम्स और आगे स्केलर नॉर्म डॉट फिट उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। सेम फिर मैंने प्रिंट करवा लिया डीएफ डॉट हेड। इस तरह जो है स्टैंडर्डाइजेशन को अगर किया तो सेम उस तरह का फार्मूला है लेकिन वहां पे स्केलर एसटीडी आएगा। अब हम जो है इसको रन करवाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास रन होता है या नहीं होता। अब उसने कहा है कि यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर डिफाइन नहीं है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कौन सी एक मिस्टेक है जो मैंने किया और आपको इस चीज की समझ आ रही है? इनबॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। बताएं इसके अंदर मैंने कौन सी चीज नहीं की। यस हसन, दैट्स ग्रेट फॉर योर। हमने बेसिकली इसके अंदर वो लाइब्रेरी ही इंपोर्ट नहीं करवाई। सेम अगर आप लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करवाओगे तो आपका डाटा सेट एरर देना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस चीज की नहीं समझ आती तो इन केस आप चैट जीपीटी पे नहीं जाएंगे, आपके पास गूगल कोलैब के अंदर जिमिनी नाम से जो एप्लीकेशन है बेसिकली चैट जीपीटी की तरह है। आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्लेन एरर करोगे। ठीक है, तो आपके अंदर यहाँ पे अगर किसी भी कोड के अंदर आपको एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन एरर करोगे तो आपका जिमिनी यहाँ पे चैट जीपीटी की तरह आपके कोड के अंदर खुद रिकवरमेंट कर देगा। ठीक है, अब मुझे पता है इसके अंदर जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है तो मैंने एक्सप्लेन एरर किया तो मेरी लाइब्रेरी क्या हो गई है, ऊपर इंपोर्ट हो गया। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इसके अंदर क्या चेंज आया। उसने बता दिया कि इसके अंदर जो है लाइब्रेरी नहीं थी, मैंने लाइब्रेरी जो है वो जो है वो इसके अंदर कोड के अंदर एडिट कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास जो भी मेरा डाटा सेट था वो क्या हो गया, वो नॉर्मलाइज हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, वो प्रिंट होकर मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह जो है हम इन स्टेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको जो है इन केस मतलब कि कोडिंग नहीं आती या कोडिंग के अंदर बार बार इशू आ रहा है तो उसका कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ अपने स्टेप्स को कैलकुलेट रखना है कि ये स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। कोड आपको मिल जाएगा। आप जिमिनी को यहाँ पे भी यूज करके क्या कर सकते हो कि मैं यहाँ पे लिखूं राइट ए कोड टू प्रिंट माई डेटा सेट कॉलम्स। ठीक है, मैं इसको जो है एज अ टेक्स्ट जिस तरह आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। ये आपको रिप्लाई करेगा और ये एग्जैक्टली आपको कोड यहाँ पे कॉपी नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्ट एक कॉलम के अंदर वो जो है कोड भी देगा। देखें इसने मुझे कोड दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैं इसको देखूंगी। अब उसने बता दिया कि मेरे पास कॉलम्स क्या क्या थे। तो सेम आप इसके अंदर रह के अगर आपको इनके स्टेप्स आते हैं तो कोडिंग आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप लोगों का जो है ये लेक्चर है। अच्छा, मिस हानिया का क्वेश्चन है नॉर्मलाइजर और स्टैंडर्डाइजेशन एक साथ यूज करें या सिर्फ जिसकी जरूरत होगी वो यूज करें? अच्छा, आप लोग बेसिकली ना नॉर्मलाइजेशन को अगर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन को ज्यादा यूज करिएगा क्योंकि इसका फार्मूला भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज में से सिर्फ एक चीज यूज कर लें। इसके बाद मुझे बताएं अगर किसी और का भी क्वेश्चन है इस हैंड ऑन एक्सरसाइज में, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे पास कोर्स के या इंटर्नशिप के जो बिगिनर स्टूडेंट है वो मुझे यही वाला आईएस डाटा सेट के ऊपर जो मैंने स्टेप्स फॉलो अप किए हैं वो इसकी जो है एट दी एंड मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाओगे और साथ एक रिपोर्ट लिख के दोगे कि हमने ये स्टेप्स फॉलो अप किए हैं। तो इसमें अगर कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अभी जो है वो मुझसे पूछे, मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को एंड करते हैं।
सतिका प्लीज जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।